अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 को करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करना है और केमिकल काइनेटिक्स को केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं और फिर उसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स असल में डील करता है, इट डील्स विद टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीजों से डील करता है? विद द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन से डील करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि रेट की वैल्यूज है। ये कौन से फैक्टर है जो रेट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं जैसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकती हैं, इनहिबिटर्स हैं जो कम कर सकती हैं जिन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ये उनसे भी डील करता है और ये डील करता है एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन से। स्टूडेंट, दूसरी बात, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स को स्टडी करता है। इट स्टडी या इन दिस ब्रांच वी स्टडी द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स rate of reactions. And last point स्टूडेंट, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं और ऐसे रिएक्शन जो इरिवर्सिबल होते हैं, दोनों से डील करता है। इरिवर्सिबल। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में ज्यादा होता है, एंड पे कम हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट स्टार्ट में स्लो होता है एंड और विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इट इंक्रीजेस। अल्टीमेटली हमने ये बात याद रखनी है कि अगर हम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो उसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और उसमें रेट अल्टीमेटली डिक्रीज करता जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम। क्यों डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, कैसे फाइंड किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स है ही ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं इसका। केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ना, वो स्टडी करता है इक्विलिब्रियम को, यानी कि हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, हाउ इट स्टडी या इट डील्स विद केमिकल इक्विलिब्रियम ये केमिकल इक्विलिब्रियम को डील करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां हम लिख लेते हैं ना, द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड when rate of फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आर और एफ का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर का मतलब है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, हम फॉरवर्ड रिएक्शन को या रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम साइमल्टेनियसली दोनों को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि हम इसके अंदर ये स्टडी कर रहे होते हैं, वी स्टडी या इट डील्स साइमल्टेनियसली विद फॉरवर्ड रिएक्शन कि वो डिक्रीज हो रहा है
और रिवर्स रिएक्शन कि वो इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली। क्यों? इक्विलिब्रियम आएगा ही तब जब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो वी आर कंसर्न विद बोथ रेट ऑफ रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि हम एक रेट ऑफ रिएक्शन से कंसर्न हो, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमें दोनों से कंसर्न होना पड़ेगा। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम स्टडी कर सकते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है। सो अल्टीमेटली ये तीन डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। अब स्टूडेंट हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट हमने कंपेयर करना है केमिकल काइनेटिक्स को, केमिकल काइनेटिक्स को और थर्मोडायनेमिक को। केमिकल एक्यूरेटली अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक को, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इज अ वेरी वास्ट ब्रांच जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ रिलेटेड है वो केमिकल केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स हैं। पहली बात स्टूडेंट, एज यूजुअल ये रेट ऑफ रिएक्शन और वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इनको स्टडी करता है केमिकल काइनेटिक। ये हम ऑलरेडी चूंकि पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट चेंजेस और द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। द क्वांटिटेटिव, एक्यूरेटली सेइंग तो हम क्वांटिटी भी मेजर करते हैं ना, इसमें हीट कितनी इन हुई, आउट हुई, कितना वर्क डन हुआ, कितना नहीं हुआ। द क्वांटिटेटिव relationship between heat and other forms of energy during केमिकल रिएक्शन या चेंजेस। अब स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है बात। दूसरी बात, हम इसमें ज्यादातर स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन से कंसर्न होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंसर्न होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में कौन से स्टेप हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं उससे कंसर्न होते हैं। हम कंसर्न होते हैं इन चीजों से केमिकल काइनेटिक्स में, जबकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम कंसर्न होते हैं एंथैल्पी चेंजेस से, टेम्परेचर चेंजेस से कि टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ज्यादा है कम है, हीट चेंजेस से वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है या कितना वर्क किया गया, इन सारी चेंजेस से। सो देयर इज जनरली अ डिफरेंस बिटवीन दीज ब्रांचेस। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 states, the rate of chemical reaction with respect to product is written with positive sign, but with respect to reactant is written with negative sign. Explain it with the reference of following hypothetical reaction. यानी कि हमने शो करना है कि इस hypothetical reaction के अंदर जो reactants हैं products हैं उनके साथ कौन सा साइन आएगा और वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम reactants की बात करते हैं। जो reactants हैं हमारे पास वो हैं A कंसंट्रेशन के A मोल्स और B कंसंट्रेशन के B मोल्स। नाउ इफ वी राइट डाउन द रेट इक्वेशन, हाइपोथेटिकल रेट इक्वेशन, तो उसके मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर चेंज इन टाइम। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और उसमें जो A मोल्स हैं वो 1 है, यानी कि A के जो मोल्स हैं हमारी इक्वेशन में वो 1 है, तो ये रेट इक्वेशन बनी इसकी। अब इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ना वो टुवर्ड्स द डिक्रीज है, कमी की तरफ है। मसलन शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2, उसमें से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, बाकी रह गई 1, तो जो चेंज है ना वो -1 का है।
तो एक्चुअली जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसके साथ नेगेटिव साइन शोज दैट रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। और अगर मैं सेम इक्वेशन अज्यूम कर लूं बी की वैल्यू मोल्स 1 के लिए, तो ये बनेगा माइनस डी बी और डी टी। इसके साथ भी माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है। सो रिएक्टेंट्स के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो में नेगेटिव साइन आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ जरा ऑपोजिट सिस्टम होगा। प्रोडक्ट क्या है? सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स। नाउ अज्यूम ये स्मॉल सी एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 है। सो लेट्स राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बना? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बना पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम चेंज, और पॉजिटिव डी कैपिटल डी, ये डेरिवेटिव का है, और चेंज इन टाइम। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को अपने सामने रखूं तो इसमें पॉजिटिव साइन आने की वजह क्या है? स्टूडेंट, ये पॉजिटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब बड़ा आसान है। अगर प्रोडक्ट थी आपकी से शुरू में 0, तो अब थोड़े से टाइम के बाद वो होगी 1। इट मीन्स पॉजिटिव 1 का चेंज आया। दैट्स व्हाई दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ products is increasing, while negative sign states that the concentration of reactants is decreasing. Now we will move on towards the next question. Student, in question number 6 हमसे दो बातें पूछी जा रही हैं। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट्स क्या होते हैं? देखें, इंस्टेंटेनियस रेट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और एवरेज रेट की भी। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर हमने पढ़ा था instantaneous rate is rate of reaction at any instant, यानी कि किसी खास लम्हे पे ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। while average rate of reaction is average rate of reaction is between two intervals। मैंने इसकी ये जनरल डेफिनेशन लिख दी बानिस्बत के मैं इसकी डिटेल में जाता। अब इसको थोड़ा सा ना हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि इन स्टार्ट द इंस्टेंटेनियस रेट इज वेरी हाई। क्यों भला? इंस्टेंटेनियस रेट इज वेरी हाई, यानी कि किसी खास इंस्टेंट पे बहुत बड़ी वैल्यू आती है। क्यों? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए, जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी उतनी इफेक्टिव कोलिजन होगी। मोर इफेक्टिव कोलिजन्स तो जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बड़ी एक सिंपल स्टेटमेंट है ये। नाउ अगर मैं एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, प्रोसीड और नियर एंड ऑफ रिएक्शन इधर हम स्पेस बना लेते हैं। द rate of instantaneous rate of reaction decreases, instantaneous
rate of reaction decreases due to पुअर प्रोग्रेस, आप कह लें पुअर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कह लें, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाने की वजह से, लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगी, तो जिससे स्पीड ऑफ रिएक्शन एट दैट टाइम एट दैट इंस्टेंट कम हो जाएगा। जबकि जो एवरेज रेट होता है ना, एवरेज वो दो इंस्टेंट्स के दरमियान होता है, दो इंटरवल्स के दरमियान होता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि एवरेज रेट जो होता है ना, एवरेज रेट डेट इज इक्वल टू द, हम कर लेते हैं कि जीरो, यानी कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट होने से रिएक्शन एंड होने के दरमियान जो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन आया है, वो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट, अब ये वैल्यू ना इतनी बड़ी होती है ना छोटी होती है एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट आप यूं समझ लें दो पीक्स होती हैं, शुरू में बहुत ज्यादा होती है, एंड पे बहुत कम होती है। जबकि एवरेज जो होती है ना, वो आप इसके मुकाबले में ना बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना बहुत छोटी, यानी कि शुरू में एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट से कम होता है और एंड पे एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट से ज्यादा होता है। लिहाजा इट इज नाइदर वेरी हाई नोर वेरी लो। लिहाजा ये चेंज इस तरह, जैसा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है ना, लम्हा बा लम्हा चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक दो इंटरवल के दरमियान एक स्टैंडर्ड वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है जो आपको ये बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल क्या रहा है। डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में ज्यादा होगा, एंड पे कम होना शुरू हो जाएगा, एंड पे बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एवरेज रेट के साथ ऐसा नहीं होता, इट इज बिटवीन द टू इंटरवल्स, या शुरू से लेकर एंड तक जो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन आया है टोटल टाइम के अंदर, हम उसके जरिए से मेजर कर लेते हैं। स्टूडेंट, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 11, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड आउट फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद फ्यू एग्जांपल। मैं चूंकि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें इसकी कुछ एग्जांपल दे चुका हूं। चूंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये विद सिंगल एग्जांपल भी आ सकता है, इसलिए हम इसको एज अ सिंगल एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करेंगे रादर देन फ्यू एग्जांपल्स। तो हम इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डील करेंगे कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन से कैसे फाइंड होता है। हम ऐसा करते हैं, NO2 को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चेंज हो जाती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अपेरेंटली अगर मैं इक्वेशन को देखते हुए रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूं तो वो ये आएगा NO2 और CO, विच इज रॉन्ग। यानी कि ना आप इसको नहीं कह सकते कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप के जरिए निकाली गई रेट एक्सप्रेशन है। क्यों? रेट एक्सप्रेशन के लिए आपको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, और मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें मौजूद कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं। देखिए होता यूं है कि पहले NO2 के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाती है NO3 और साथ बनाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये NO3 फर्दर रिएक्ट करती है CO से और बनाती है CO2 और बनाती है साथ NO2। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज क्वाइट स्लो, द सेकंड स्टेप इज वेरी फास्ट। तो इनमें जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन और ड्राइव द रेट एक्सप्रेशन। तो ये जो स्लो स्टेप है ये हमारी कंक्लूजन है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी सब्सटेंस है जिसको यूज करते हुए रेट एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस रिएक्शन। देखें रेट एक्सप्रेशन सही क्या निकलेगा, वो मैकेनिज्म के जब मैंने दो स्टेप लिखे तो उसके जरिए जो स्लो स्टेप है वो आपका रेट एक्सप्रेशन बताएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा, वो रेट एक्सप्रेशन बताएगा। R इज इक्वल टू K NO2 के दो मॉलिक्यूल, तो स्क्वायर आ गया।
अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्यों? स्लोएस्ट है। स्लोएस्ट स्टेप पे रेट एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। ये स्लोएस्ट स्टेप जो होता है इस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। बाकी रिएक्शन के स्टेप तो फटाफट हो जाते हैं इन नियरली नो टाइम। द मेन टाइम टेकिंग स्टेप इज एक्चुअली ड्रैगिंग द रिएक्शन, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो रहा होता है। तो हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की जब भी बात करनी है तो वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, और वो मैकेनिज्म से निकाला जाता है कि मैकेनिज्म में जो 10-15 स्टेप हैं, वैसे तो इस रिएक्शन के अंदर से 2 स्टेप हैं। अगर मैकेनिज्म में ज्यादा सारे स्टेप हो, जो उनमें स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के जरिए हम रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 का गोल ये बनता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम बाय जस्ट सीइंग द इक्वेशन। क्यों? अगर जस्ट सीइंग द इक्वेशन हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप डिफाइन कर सकते हैं तो रेट एक्सप्रेशन भी निकल सकता। रेट एक्सप्रेशन क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, लिहाजा हमें पहले मैकेनिज्म के सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं और फिर उसमें जो स्लोअर स्टेप होता है हम उसको यूज करते हुए रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं, और वो स्लोअर स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहलाता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।